दौर में हमने जो हाल देखा है और हमने उसके बाद हमारी जो अपेक्षा है उसके बाद निश्चित रूप से उम्मीद की जा रही है कि बजट में हेल्थ सेक्टर जैसे पब्लिक गुड्स को बहुत अहम स्थान मिलने वाला है। सभी उम्मीदें, सभी जानकार ये मान रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर का बजट अब बढ़कर भारत में कम से कम 4% और 5% जीडीपी के हो सकता है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर और हेल्थ सुविधाओं को उस तरह का स्थान बजट में मिलेगा। कोविड-19 ने हमें क्या सिखाया है और कोविड-19 की चुनौतियों के बाद हम जैसे हम जिस खूबी से हमने कोविड-19 का सामना किया है, हमारे पास 2 वैक्सीन है, तो उससे हमारी जो पूरी दुनिया में एक ग्लोबल पावर बनने की हेल्थ सेक्टर में संभावना भी बन रही है। इस दृष्टि से भी को हेल्थ सेक्टर को बजट में एक बड़ा स्थान मिलना चाहिए। तो इसी पर हम बात कर रहे हैं। हम आपका परिचय कराते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। हमारे साथ अलग अलग हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले 3 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर तरुण पाटनी जी, जो कि नमस्कार। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ हैं कुमार आनंद जी, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, दिल्ली बेस्ड इकोनॉमिक कंसल्टेंट हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी, जो कि जन स्वास्थ्य अभियान का राजस्थान में जो एनजीओ है उसके कंसल्टेंट एडवाइजर हैं। आप सभी लोगों का सर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पाटनी, सबसे पहले आपके पास अगर अनुमति दें तो आ जाता हूं। हाँ कि बिल्कुल, नमस्कार। कोविड-19 ने सर बहुत कुछ सिखाया है हमें। तो सबसे बड़ा सबक क्या है कोविड-19 का, कि जो हमने अभी तक, क्या आपको लगता है कि हेल्थ सेक्टर को नेग्लेक्ट किया है क्या? देखिए, कोविड-19 में जो सबसे बड़ा सबक सीखने का है वह है कि कंट्रीज और वर्ल्ड को ग्लोबली यूनाइट होना पड़ेगा, पहला। सेकंड, कंट्रीज लाइक इंडिया, जिनका की बजट अलॉटमेंट बहुत कम है हेल्थ सेक्टर पे, उसको बढ़ाना पड़ेगा काफी ज्यादा। और थर्ड, ये जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हेल्थ का, वो पूरे देश में डेवलप करना पड़ेगा। अगर अभी आप देखें तो अपने देश में अगर कुछ थोड़ा बहुत है तो वो है केवल अर्बन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो भी अर्बन में भी पॉश लोकेलिटीज में है, छोटे एरियाज में एंड इवन छोटे टाउन्स में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। तो इंडिया को तो बहुत ही आगे जाना पड़ेगा और साथ में ग्लोबली मर्ज होना पड़ेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमार आनंद जी, थोड़ा सा हमें आंकड़ों के माध्यम से समझाएं कि भारत का हेल्थ बजट कंपेयर टू डेवलप्ड वर्ल्ड कहाँ खड़े हैं हम, और आपको क्या लगता है कि बजट में अब क्या होने वाला है? धन्यवाद स्वतंत्र जी। बजट में क्या होने वाला है ये कह पाना तो मुश्किल होगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अब तक हमने कोविड-19 से पहले तक पब्लिक हेल्थ की जो बात करते हैं, जो एक पब्लिक गुड है पब्लिक हेल्थ, वो उसकी चर्चा कभी भी लोगों के जहन में नहीं थी। हम कभी इसके बारे में चर्चा नहीं करते थे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इस पे कितना हुआ। बजट में अगर आइटम आया, बजट के अगले दिन अखबार आते हैं, चर्चाएं होती हैं, उसमें पब्लिक हेल्थ की चर्चा कभी नहीं होती थी। तो ये पहला मौका जरूर है जब इसके बारे में चर्चा होगी। और इसको नजरअंदाज करने का तरीका आपको इससे पता चल सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हेल्थ के ऊपर 0.1% है, और जो सारी स्टेट गवर्नमेंट का जो है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो एक्सपेंडिचर है वो 0.7% है। और केवल अगर आप केवल सारे स्टेट गवर्नमेंट का टोटल एज ए स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देख लिया जाए तो वो 5% है। तो स्टेट गवर्नमेंट का भी बजट आता है जनवरी फरवरी के टाइम पे, यूनियन गवर्नमेंट का तो आता ही है, स्टेट गवर्नमेंट का भी आता है। और हेल्थ आज के डेट पे संविधान में हमारे यहाँ एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो ध्यान देगी, लेकिन हेल्थ को स्टेट गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। तो दोनों ही आप देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नजरअंदाज हुआ है और हेल्थ को स्टेट गवर्नमेंट ने भी नजरअंदाज किया है। तो इस बार के बजट में सबों की निगाहें तो पब्लिक हेल्थ पे रहेगी और ये नंबर ऊपर जाना चाहिए, पहली बात। और मैं पिछले 2 साल के बजट को पढ़ रहा था। कितना ऊपर जा सकता है? अब विकसित दुनिया से अगर आप तुलना करें तो विकसित दुनिया में हेल्थ का बजट जीडीपी के कितना होता है और हमारा कितना है? ये गैप तो काफी है। पूरा वर्ल्ड का एवरेज का नंबर मुझे शायद पता नहीं, लेकिन गैप काफी है। उस गैप को मीट करने के लिए एक तरीका ये है कि सरकारें जो हैं उनका काम होता है पब्लिक गुड पे
खर्चा करना, प्राइवेट गुड पे खर्चा करना नहीं। तो मैं पिछले 2 साल के बजट को पढ़ रहा था और मैंने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर के बजट स्पीच में जितनी चीजों के बारे में वो बात कर रहे थे, वो सारे के सारे प्राइवेट गुड के बारे में बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हमने कितने लगवाए, हमने गैस सिलेंडर कितने लोगों का इंदिरा आवास के अंदर घर बना। तो घर है, गैस सिलेंडर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये सारे तो प्राइवेट गुड है, ये तो पब्लिक गुड हुए नहीं। और पब्लिक गुड की चर्चा कहीं ना कहीं दब के पीछे रह जाती, हुई नहीं। तो आप जो सब्सिडी पे पैसा खर्चा करते हैं या फिर आप खर्चा करते हैं बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह पे, आपका ध्यान उनसे हटा करके पब्लिक गुड पे, जो सरकार का मुख्य मकसद है, सरकार एग्जिस्ट क्यों करती है कि पब्लिक गुड, और हम टैक्स पेयर हैं, हम कंज्यूमर हैं, वोटर हैं, तो आप उन चीजों पे खर्चा ना कीजिए और खर्चा उस पे कीजिए जिससे कि फ्यूचर में आपको उसका रिटर्न मिले। कैपिटल गुड जैसे रोड्स बनाइए, ब्रिजेस बनाइए, और पब्लिक हेल्थ पे खर्चा कीजिए, क्योंकि अगर फिर कोविड जैसी महामारी आएगी तो हमें लेनी का देनी पड़ सकता है और फिर काफी ये खतरे की बात होगी। डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी, मुझे ये समझाएं सर कि जैसे शिक्षा का अधिकार बनाया गया मौलिक अधिकार, क्या उसी तरह का स्वास्थ्य का अधिकार, क्योंकि जीवन का अधिकार से जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य का अधिकार, तो हमें कोविड-19 महामारी ने यह सिखाया है कि जीवन का अधिकार अगर हम महामारी से नहीं बच पाते हैं तो सुरक्षित नहीं है, तो क्यों नहीं स्वास्थ्य का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाए? देखिए, जैसा आपने कहा, तो स्वास्थ्य सेवा का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार, ये दो थोड़ी अलग अलग इनको समझ सकते हैं। स्वास्थ्य में तो सभी चीजें सम्मिलित हैं। भोजन सम्मिलित है, आपका आवास सम्मिलित है, सुरक्षित जल की व्यवस्था सम्मिलित है, और स्वास्थ्य सेवा मतलब जब हम बीमार पड़ जाएं कभी भी, तो उसके लिए हमको गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो, और इस ढंग से उपलब्ध हो जिससे कि वो हमारे जेब पे भारी ना पड़े, मतलब उसके कारण से हम कहीं और जितनी जो हमारी स्थिति उससे और नीचे ना चले जाए। तो एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा के लिए जो राशि सरकार उपलब्ध कराती है प्रति वर्ष, वो राज्य की और सरकार की, वो इतनी न्यूनतम है कि हम जो हमारे पड़ोस के देश हैं उनके देशों से भी हम प्रति व्यक्ति यहाँ पे जो खर्च होता है सरकार से स्वास्थ्य के लिए, वो उससे भी कम होता है। मतलब आपने बताया सर आंकड़े हैं। हाँ, मतलब जो सब सहारन अफ्रीका के जो देश हैं उनके लगभग बराबर ही हम खर्च करते हैं। जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है उसका केवल 1% सरकार खर्च करती है। जो हमारे साथी हैं वो बतला रहे थे, तो हमारे यहाँ पर अगर आप इनको जो पश्चिम के राष्ट्र हैं उनसे तुलना करें तो वो अपने सकल घरेलू उत्पाद का 8%, 7%, 6% खर्च करते हैं, और जबकि वहां पे कुल मिला के जैसे अमेरिका जैसे देश में तो लगभग 14% उनकी जीडीपी का, उनके सकल घरेलू उत्पाद का 14% वो खर्च करते हैं। एक तो वहां का जीडीपी पर, हाँ, एक तो उनका जी 14% हेल्थ पर, हाँ जी, हेल्थ पर 14% हेल्थ पे पब्लिक दोनों खर्चा है। हाँ, प्राइवेट और पब्लिक दोनों खर्चा है। 8% उसमें सरकार खर्च करती है, 6% लोग, मतलब कहने को तो ये कहते हैं अमेरिका की हमारे यहाँ सब प्राइवेट है, पर फिर भी आधे से ज्यादा पैसा जो खर्च होता है वो सरकार खर्च करती है। काफी बड़ी राशि हमारे यहाँ हमारे देश में स्वास्थ्य पे जो खर्च करते हैं लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं, और लगभग 5.5 करोड़ लोग प्रति वर्ष हमारे यहाँ पर जो उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति है उससे उनकी स्थिति और कमजोर हो जाती है, नीचे खिसक जाते हैं, बल्कि बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल जेब से काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। और निश्चित रूप से कोविड जैसी महामारी है, इसने हम सबकी आंखें खोली है, और हम सब पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान जाए। पर समस्या ये है कि अब जो होने वाला है, जो बजट में जो हमको सबसे ज्यादा चिंता है वो ये है कि हमारी इकोनॉमी तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। अगर पूरे साल की अगर इकोनॉमी को देखें तो करीबन 10 से 11% नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गई है। तो टोटल जो मनी अवेलेबल है, जो कुल पैसा अवेलेबल है, उस अवेलेबल पैसे में से कितना स्वास्थ्य के लिए सरकार एलोकेट कर पाएगी, कुछ निश्चित रूप से कहना बहुत मुश्किल है। और जो वर्तमान सरकार है उसका ज्यादा ध्यान इस और है कि कैसे हम स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण करें, ज्यादा से ज्यादा वो निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़े, बनस्पति है कि सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़े। तो उसका एक बड़ा विपरीत प्रभाव आने वाला है, क्योंकि जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं
उनका उद्देश्य जैसा कहा कि पब्लिक गुड के लिए नहीं है, उनके जो इंटरेस्ट है वो थोड़े बिजनेस से रिलेटेड इंटरेस्ट है। तो हम लोग पिछले 5 साल से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा का एक अधिकार बनाया जाए, और 2 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक कमेटी बनाई थी जिसका मैं भी सदस्य था, जिसमें हमने ड्राफ्ट भी उनको करके दे दिया कि स्वास्थ्य सेवा का अधिकार इस प्रकार होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पे भी इसमें बहुत बातें होती रहती हैं, पर अभी तक वो पास नहीं हुआ। 2017 में जो नई स्वास्थ्य नीति लागू की गई थी उसमें इसका जिक्र किया गया कि स्वास्थ्य सेवा का अधिकार होना चाहिए, पर फिर जिक्र के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम इसको अभी यहाँ लागू इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य सेवा के अधिकार को लागू करने के लिए जितनी राशि की आवश्यकता है उतनी राशि सरकार अभी एलोकेट करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे इसको हम लाएंगे और 2025 और या उसके बाद स्वास्थ्य सेवा का अधिकार लागू किया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवा के अधिकार में मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि क्या मुख्य बात हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा के अधिकार के अंतर्गत हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो आधे घंटे की वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर, आधे घंटे पैदल चल के कोई व्यक्ति पहुंच सके, जैसे कोई महिला है उसके गोद में बच्चा है, वो आधे घंटे चले और उसको बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर मिल जाए। 12 किलोमीटर के अंदर उसको कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर की प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव सारी सर्विसेज उनको 12 किलोमीटर में मिल जाए। 1 घंटे के मोटराइज डिस्टेंस में, मतलब 1 घंटे में मोटर के माध्यम से वो ऐसे सेंटर पे पहुंच सके जहां पर कि उनको इमरजेंसी केयर मिल सके। ये 1 घंटा इसलिए जरूरी है कि क्योंकि जब अगर कोई महिला को प्रसव होता है और उसको रक्त स्त्राव शुरू हो जाता है, पोस्टमार्टम हेमरेज शुरू हो जाता है, तो 1 घंटे का समय हमको उपलब्ध होता है। उसमें अगर उसको हम ऐसी जगह पहुंचा दें जहाँ पे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा है तो उसकी जान बचाई जा सकती है। हमारे साथ डॉक्टर पाटनी है जी। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। कोरोना महामारी के बाद पहला बजट, क्या अर्थव्यवस्था का बैठेगा संकट? कीजिए पड़ताल पत्रिका के साथ। आम बजट 2021-22 का पूरा कवरेज और विश्लेषण सिर्फ पत्रिका टीवी पर। 7 संभाग, 33 जिले, 7 करोड़ से ज्यादा आबादी। सुबह की शुरुआत ताजा खबरों के साथ। राजकाज हो या सियासत की बात, शहरों से लेकर गांव की हर वो खबर जिसे जानना है जरूरी। खबर राजस्थान सिर्फ पत्रिका टीवी पर। यदि आपको या आपके परिवार को पत्रिका की प्रति प्राप्त होने में असुविधा हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर 9116262340 पर कार्यालय समय सुबह 11 से 7 बजे तक संपर्क करें। ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। 2 मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण उभर के आए जिनमें आपकी राय बहुत जरूरी होगी, एज ए प्रैक्टिशनर भी और एज ए जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के, क्योंकि एक सामाजिक संस्था है जो कि स्वास्थ्य के संवर्धन में शामिल है। पहली बात तो सर है कि जो है ना, अब जैसा कि हमने देखा कि बजट विकसित देशों का बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद वो जो कोविड से संघर्ष है उनका संघर्ष हम ये नहीं कह सकते कि भारत से कहीं बेहतर रहा हो या भारत से उन्होंने कहीं ज्यादा जान बचाई हो या ज्यादा वो सफल रहे हो कोविड से लड़ने में, नंबर 1। तो फिर ये जो बजट हेल्थ सेक्टर है, क्या आपको लगता है कि हमारे लड़ने में आपको लगता है कहीं कमी अभी भी है? नंबर 1। नंबर 2, बार बार ये बात उभरती है कि जन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना चाहिए और निजीकरण जो स्वास्थ्य सेवाओं का हो रहा है वो उसको रोकना चाहिए। तो आपको लगता है क्या कि हम जन स्वास्थ्य को और सरकारी अस्पतालों को और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करके स्वास्थ्य में अपना बेहतर कर सकते हैं या निजी सेक्टर को मजबूत करना चाहिए? देखिए, आपका पहला जो सेकंड क्वेश्चन है मैं इस तरफ से चालू करता हूँ। एक चीज तो निश्चित है कि चाहे वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो मस्ट है।
और उसमें हेल्थ सेक्टर में तो बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि जो सरकार का जो है मेन काम जो होना चाहिए वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ लेवल तक की केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की। अभी तो अपन क्वांटिटी की तरफ भी जा रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, फिर क्वालिटी की तरफ जाएंगे, और जब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मर्ज होगी और अगर पेरीफ्री पे भी प्रोवाइड करनी है अच्छी सर्विस फैसिलिटी, तो सरकार को एक बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगा जो कि इंडियन गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। अभी भी अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को अवॉइड करने के बावजूद भी प्राइवेट वालों का मेजर रोल रहा कोविड की लड़ाई में, और इसी कारण हर घर का आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हुआ जो इंडिया में हुआ है। ये सरप्राइजिंग है कि इंडिया की जनता इतना स्पेंड करने के बावजूद भी गवर्नमेंट पे प्रेशराइज नहीं कर रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी केयर प्रोवाइड की जाए, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट कम से कम जीडीपी का 5% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना पड़ेगा और 6 से 8% प्राइवेट सेक्टर का होना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी देश में अच्छा केयर है, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, वहां पर एवरेज 9% से 10% जीडीपी सरकार ने लगाई है। अगर प्योर देखा जाए जो सरकार के थ्रू जो चल रहे हैं सिस्टम, वो 3 बड़ी कंट्रीज में चल रहे हैं। एक है यूनाइटेड किंगडम, सेकंड है कनाडा और थर्ड है न्यूजीलैंड। और अगर आप इन सब तीनों कंट्रीज का जीडीपी देखेंगे तो तकरीबन वो 9 से 12% के बीच है। तो एक तो जीडीपी का बड़ा अमाउंट लगाना पड़ेगा सरकार को, सेकंड प्राइवेट को तो रिजेक्ट करना ही नहीं है, प्राइवेट को यूज करना है टर्शरी लेवल एंड सेकेंडरी लेवल अच्छी केयर के लिए। पर अगर आप यहां देखेंगे तो सरकार ने उल्टा किया है। जो सरकार प्रोग्राम ला रही है आयुष्मान भारत और अदर प्रोग्राम्स, उसके अंदर सरकार केवल टर्शरी लेवल केयर पे 70% अपना फंड खर्च कर रही है। यानी कि सरकार कहां खर्च रही है? जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल केयर होनी चाहिए थी, मदर एंड चाइल्ड केयर, माइनर एंड मेजर सर्जरीज जो सबसे ज्यादा कॉमन है, रेस्पिरेटरी केयर, ट्यूबरकुलोसिस की केयर, मलेरिया की केयर, उन पे तो कर नहीं रही। सरकार का मेजर बजट 70 से 80% पता है कहां जा रहा है? वो जा रहा है मायोकार्डियल इंफार्क्शन का ट्रीटमेंट, स्टेंट लगाने में, स्पाइन की सर्जरी में, जो कि एक्चुअली बहुत रेयर है। तो सरकार को स्कीम्स लागू करने के साथ साथ कॉमन बीमारियों के लिए भी फंड देना पड़ेगा और उसको लगाना पड़ेगा कि आयुष्मान भारत का इतना अमाउंट कॉमन बीमारियों में जाएगा। तो सरकार को अपनी पॉलिसीज को दोबारा देखना पड़ेगा, रीथिंकिंग की जरूरत है, और बजट तो अलॉटमेंट बढ़ाना ही पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कों का बढ़ रहा है, हेल्थ केयर का बढ़ाना पड़ेगा। आज आप विलेज में चले जाओ तो विलेज में तो माइनर सर्जरी भी नहीं हो रही। क्या उनको राइट नहीं है क्या रहने का? बस अजीब सी बात करते हैं कि राइट। हाँ बोले। मेरा पहला सवाल था कि भारत ने कोविड से जो जंग की, आपके अनुसार जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बावजूद हमने विदेशों से बेहतर संघर्ष किया है कई मायनों में, तो ये कैसे हुआ पॉसिबल? देखिए, इसके 3-4 फैक्टर्स हैं। एक तो जो काफी अच्छा फैक्टर है वो है कि ये बीमारी मेनली बड़ी सिटीज में थी जहां पर की फैसिलिटीज पहले से ही मौजूद थी रीजनेबल, ये बड़ी अच्छी बात हुई। सेकंड, अगर यही बीमारी पेरीफ्री पे होती तो कितनी मॉर्टेलिटी होती आप सोच नहीं सकते। सेकंड जो था वो है अपन लोगों की लाइफस्टाइल। एक बहुत बड़ा रोल रहा सोशल लाइफस्टाइल के पैरामीटर्स में। जो कोविड के पैरामीटर्स थे प्रिवेंशन के, वो काफी फिट इन हो रहे थे, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, लैक ऑफ पार्टिंग, और इवन पहले से ही कवर ऑफ मुंह, और वो अपनी आदत थी जो पिछले 30 साल पहले ही छोड़ी गई थी इंडिया में, तो उसको रीअडेप्टेशन करने में इजी रहा। थर्ड जो मेजर रोल था वो था एनवायरमेंटल इफेक्ट, क्योंकि अपने यहाँ उतनी ठंड नहीं थी और उतना ज्यादा नहीं था एनवायरमेंट का रोल जिसने को अपने को बचाया। तो ये, और साथ में जो बहुत बड़ी चीज थी वो थी डॉक्टर और मेडिसिन की इजी अवेलेबिलिटी। किसी को भी दिक्कत आई
तो क्योंकि डॉक्टर्स रेडी टू वर्क थे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको ओवर यूज करने के लिए तैयार थे, उस कारण से मॉर्टेलिटी बहुत कम हुई। अपने यहाँ वेस्ट के जैसे नहीं हुआ कि सैचुरेशन 92% आएगा तभी आप एडमिट होगे या तभी इलाज चालू होगा, नहीं। अपने यहाँ अर्ली इंटरवेंशन किया और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उनका मेजर रोल रहा और साथ ही फेथ इन एलोपैथी रहा। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सरकार का मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग पे स्ट्रेस करना, पहला जो मोदी जी से लेके गहलोत जी से लेके सबने किया। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट जो सरकार कर रही है वो है वैक्सीन पे स्पेंड कर रही है, क्योंकि वैक्सीन एक चीज है जो सबसे ज्यादा और कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन है एंटीवायरल। वायरसेस के अगेंस्ट आज तक अगर कोई दवा बनी है तो वो केवल वैक्सीन बनी है, कोई दवाएं ने मेजर रोल नहीं रहा। तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उनने साइंस की वैल्यू दी और ये तीनों पैरामीटर्स यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन पे मेजर रोल किया और अब वैक्सीनेशन पे कर रही है। तो इन मुख्य कारणों से अपन बच पाए हैं, पर इसको लेके नहीं चलना चाहिए। अब स्कूल खुलते ही पेरीफ्री में भी जाएगी बीमारी, तो पेरीफ्री पे जैसे ही बीमारी जाएगी तो केओस मच सकता है इंडिया में। तो अगले 4 से 6 हफ्ते अपने को बहुत बहुत केयरफुल होना है और टीकाकरण को बढ़ाना है। ओके, आनंद जी, आपको क्या लगता है कि जैसे कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि 5% जीडीपी का बजट हो जाए, हेल्थ बजट, ऐसी उम्मीद, ऐसी अपेक्षा करना क्या एक जो हालात है हमारी इकोनॉमी के आज के हालात, आज की स्थिति को देखते हुए कितना लगता है आपको सही? इकोनॉमी का हालात तो काफी खस्ता है और उस खस्ते हालात में जैसे कि बताया कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रखी है और सरकार की को अपनी जो पुरानी ऑब्लिगेशन है उनको मीट कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। तो उसके मद्देनजर ज्यादा पैसा एलोकेट कर पाना बहुत एक चैलेंजिंग टास्क होगा, लेकिन उनको करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी लड़ाई हमारे सामने में है वो कोविड की है। मैं एक रिसेंट एक स्टडी है उसका एक हवाला देता हूँ कि 2 इकोनॉमिस्ट छात्री हैं, एक पुलप्पे बालाकृष्णन है जो अशोका यूनिवर्सिटी के हैं और दूसरे हैं उनके जिन्होंने मिलकर एक स्टडी किया है, श्रीनाथ नमूदरी। तो इन दोनों का स्टडी ये दिखलाता है कि जो मोर्टेलिटी है, जो मोर्टेलिटी हो रही है वो इनवर्सली रिलेटेड है इस चीज से कि आपकी सरकार राज्य सरकारें कितना खर्चा कर रही है हेल्थ पे। तो बहुत क्लियरली कि अगर आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो मोर्टेलिटी कम हो रही है, तो एक रिलेशन बना हुआ है। तो ज्यादा खर्च अगर केंद्र सरकार भी पैसा ज्यादा एलोकेट कर रही है इसलिए तो कहीं ना कहीं मोर्टेलिटी कम होगा, वो तो बहुत क्लियर है। लेकिन एक ऐसा फाइंडिंग मिला है जो हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो ये है कि जो हमारे देश में जो अमीर जो रिचर स्टेट्स हैं वो हेल्थ पे कम खर्चा कर रहे हैं। आप पर कैपिटा जीडीपी देख लीजिए, पर कैपिटा स्टेट जीडीपी जो है उसके हिसाब से जो स्टेट जितना ज्यादा अमीर है वो उतना कम हेल्थ पे खर्चा कर रहा है। तो ये एक थोड़ी सी विडंबना थी। कहने का मतलब ये कि अगर आप केवल आपका अमीर हो जाना इस बात की गारंटी नहीं होता है कि आप ज्यादा हेल्थ पे खर्चा कीजिए। और ध्यान ये देना पड़ेगा, बिल्कुल राजनीतिक इच्छा शक्ति होना चाहिए। हाँ, राजनीतिक इच्छा शक्ति और आपकी अपनी प्रायोरिटीज आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ एक पब्लिक गुड है। पब्लिक जो लोक सेवा है, अगर आपको उसको प्रायोरिटी आप ध्यान दे रहे हो तो फिर आपको उसके लिए सही से एलोकेट करना पड़ेगा। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज, बस एक आखिरी चीज मैं बताऊंगा कि पैसा, और ये फाइनेंस कमीशन ने भी कहा है कि पैसा केंद्र सरकार से अच्छा रहे कि राज्य सरकार खर्च करे और राज्य सरकार से भी अच्छा रहे कि लोकल गवर्नमेंट को पैसा दो। तो हेल्थ का भी एक्सपेंडिचर है, तो अगर बजट में कुछ ऐसा प्रावधान है जिससे कि आप स्टेट गवर्नमेंट को या फिर लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा इंपावर करते हो पैसा खर्च करने के लिए, तो वो एक अच्छी पहल होगी। नरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि बजट का सबसे एक महत्वपूर्ण प्रावधान क्या होना चाहिए हेल्थ सेक्टर में, एक महत्वपूर्ण प्रावधान जो कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को के लिए बेहतर हो, हमारे स्वास्थ्य सेवा के अधिकार के लिए की दिशा में आगे बढ़े, क्या प्रावधान देखते हैं आप एक बजट में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये होगा कि हम जितना भी बजट हो उस बजट का करीबन 70% मतलब 65 से 70% प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में लगाएं। अगर हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हो गई तो आप निश्चित मानिए कि हमारी जो आज जो रुग्णता दर है और आज हमारी जो ये मृत्यु दर है उसमें हम काफी कमी ला सकते हैं और लोगों को हम काफी स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा जो ये ह्यूमन रिसोर्स स्वस्थ नहीं होगा, हमारा जो मानव संसाधन स्वस्थ नहीं होगा,
तो हमारा जो जीडीपी है, मतलब जो काम करने की क्षमताएं हैं और हमारी सामर्थ्य है, वो आगे नहीं बढ़ेगी। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए। मैं 2 वर्ष पूर्व भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसका मैं चेयरमैन था, और उसमें हमने जो अखिल भारतीय पीएमजे है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो ये आयुष्मान भारत वाली जो ये इंश्योरेंस की स्कीम है, उसको और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बीच में कैसे उनका हम एक जोड़ बैठाएं। बिल्कुल पाटनी जी। हाँ, तो उसके लिए मैं सर टाइम बचाने सर टाइम नहीं है सर। पाटनी जी, मेरा ये क्लियर है कि गवर्नमेंट को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए हेल्थ सेक्टर को, क्योंकि ह्यूमन लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। 1% बजट देके और अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए, पहला। सेकंड जो इंपॉर्टेंट ठीक है वो है अगले 5 साल के लिए हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ मैन पावर क्रिएशन एंड फार्मा सेक्टर्स को कुछ बेनिफिट देने चाहिए। पर ये जरूर लगाम लगानी चाहिए कि अगर एपीआई प्रोड्यूस हो, यानी कि फार्मा के बेसिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो, तो उनको सस्ते में यहाँ पैदा करके बाहर एक्सपोर्ट करना अलाउ नहीं होना चाहिए, पहले यहाँ पर यूज। और थर्ड, जो मशीनरी है उसकी रेट्स का और उसकी जो मैन पावर, उसकी रेट्स को कंट्रोल करना चाहिए हेल्थ मशीन्स का। बिल्कुल आनंद जी, एक सुझाव क्या होगा आपका? मेरा बस ये मानना हुआ कि सरकार अभी जो बजट में जो अब तक ज्यादा ध्यान प्राइवेट गुड्स की तरफ दे रही थी, निजी वस्तुओं के ऊपर, तो उसे ध्यान हटाकर इन चीजों पे ध्यान दे, जैसे कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाते हैं, रोड ब्रिज सड़कें। आप जैसे पहले बता रहे थे कि 1 घंटे में आप मोटरेबल डिस्टेंस जा सकते हैं, तो आप 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा सकते हैं, 1 घंटे में 70 किलोमीटर जा सकते हैं, वो भी मैटर करता है। तो आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चिए, आप पब्लिक गुड पे पैसा खर्चा कीजिए, ना कि प्राइवेट गुड पे। सरकार को अपनी प्रायोरिटीज में, और पब्लिक हेल्थ उसमें एक इंपॉर्टेंट पब्लिक गुड है। सभी जो लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा कि जो आम हमारा राय ये है कि सरकार को पब्लिक हेल्थ का जो खर्चा है वो बढ़ाना चाहिए, और जो विकसित देश हैं उसकी तुलना में भारत फिलहाल बहुत पीछे है, और उसको इस हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर में रखे बिना हम एक विकसित राष्ट्र नहीं कहला सकते। आप सभी लोगों को चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद। बजट से किसान होंगे खुश या दिखाएंगे ताव? क्या असर दिखाएगा 5 राज्यों का चुनाव? कीजिए पड़ताल पत्रिका के साथ। आम बजट 2021-22 की पूरी कवरेज और विश्लेषण सिर्फ पत्रिका टीवी पर। 7 संभाग, 33 जिले, 7 करोड़ से ज्यादा आबादी। सुबह की शुरुआत ताजा खबरों के साथ। राजकाज हो या सियासत की बात, शहरों से लेकर गांव की हर वो खबर जिसे जानना है जरूरी। खबर राजस्थान सिर्फ पत्रिका टीवी पर। देश प्रदेश का चर्चित व्यक्ति हो या चर्चित मुद्दा, जो बटोरता है सुर्खियां, इन सुर्खियों की पड़ताल जरूरी है। खबर में छिपे पहलुओं को आप तक पहुंचाना जरूरी है। जुड़िए देश दुनिया के साथ। नमस्कार, पत्रिका टीवी की कैपिटल टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वतंत्र जैन। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप पर। स्टार्टअप की बजट से क्या उम्मीदें हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने जो कोविड-19 के दौर में आत्मनिर्भर भारत की जो स्वर्णिम सपना देखा है, उसमें अगर सबसे बड़ी कोई भूमिका निभा सकते हैं तो वो है स्टार्टअप। स्टार्टअप हमें वो बूस्ट दे सकते हैं जो कि आत्मनिर्भर भारत को जरूरत है। हमने पिछले दिनों देखा कि भारत में कोविड के बावजूद लगभग 12, अगर मैं सही हूं, आप लोग सही करेंगे मुझे, 12 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है, और इसके पहले शायद 14 अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। तो भारत में कोविड के बावजूद काफी इन्वेस्टमेंट आया है स्टार्टअप में। इसको देखते हुए माना जा सकता है कि भारत में जो स्टार्टअप का जो भविष्य है वो काफी कुछ सुनहरा है। तो इस पे हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस क्षेत्र के 3 एक्सपर्ट। हमारे साथ हैं परेश गुप्ता जी, जो कि
ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉमर्स के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। हमारे साथ हैं राजेंद्र लोढ़ा जी। राजेंद्र लोढ़ा जी फ्रेशोकार्ट के फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। और आप का जो स्टार्टअप है वो एग्री जो जिसको आजकल बहुत रिलेवेंट इशू है, कृषि और जो किसानों के लिए जो भी उनको लॉजिस्टिक्स चाहिए, किसानों को जो भी हेल्प चाहिए, किसानों को जो भी मदद चाहिए, सेल्स से लेके मैनेजमेंट को, बीज से लेके किसी भी तरह की कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप उसके लिए एक नया स्टार्टअप लेके आए हैं और आप काफी अच्छी फंडिंग भी लेके आए हैं। हमारे साथ हैं टीकम जी, जो कि फ्लीका नाम से एक स्टार्टअप है जो कि ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को डील कर रहे हैं, जो कि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी अर्थव्यवस्था का एक बहुत सबसे केंद्रीय पहलू होता है। आप सभी लोगों का सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों के पास आ जाता हूं, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी फंडिंग ली है कोविड के दौर में। राजन जी, टीकम जी, तो सर संक्षेप में बताएं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है और आपको कोविड में कैसे आपको आप मजबूत हुए। यस, सो लाइक जिस तरीके से कोविड में क्या था कि एक टाइम जैसे ही कोविड आया, अचानक से लॉकडाउन हुआ, काफी चैलेंजेस आ रहे थे इन सारी इंडस्ट्री में। बट एग्रीकल्चर ऐसा था जिसकी वजह से चीजें चलती रही, लोगों को खाने की प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही लोगों को कभी ऐसा हुआ कि वेजिटेबल्स मिल नहीं रही है मार्केट में। तो इवन उस टाइम पे ऐसा था कि किसानों के लिए सीजन था, उनको मूंगफली उगानी थी, उनको मूंग उगाना था, बाजरा उगाना था। तो हमारा मॉडल ऐसा है कि फ्रेशोकार्ट के गांव में फिजिकल सेंटर्स है, डिजिटाइज फिजिकल सेंटर्स। लाइक आज फ्रेशोकार्ट राजस्थान में 40 सेंटर है 15 जिलों के अंदर, वो एक मोबाइल ऐप से मैनेज होते हैं। वहां पे कंपनी का एक एम्प्लॉय बैठता है, कोई भी किसान वहां आ सकता है, या कोई भी किसान कंपनी के कॉल सेंटर पे कॉल कर सकता है कि उसको जो भी खेती से रिलेटेड जानकारी चाहिए उसको मिलेगी। तो क्या होता था कि उनको सीड चाहिए होता, अब लॉकडाउन में इतना प्रॉब्लम आ गया था कि कोई भी इतना डर गए थे कि कोई बाहर ही नहीं जाना चाह रहा है। तो उस टाइम पे फ्रेशोकार्ट ने कम से कम ओनली लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने 10,000 के आसपास किसानों को होम डिलीवरी दी एग्री प्रोडक्ट्स की। इवन अगर उनको कोई खेती में प्रॉब्लम है तो वो फोटो लेके हमारे कॉल सेंटर के व्हाट्सएप नंबर पे भेजते थे, वहां से हम लोग उनको एडवाइजरी भी दे रहे थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने फार्मर्स को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने दिया जो फ्रेशोकार्ट से जुड़े हुए थे। और कॉल सेंटर टीम के जो भी लोग थे घर बैठे फार्मर्स के कॉल अटेंड कर रहे थे और उनको एडवाइजरी प्रोवाइड कर रहे थे। इवन इन द मार्केट लिंकेज पार्ट में कॉस्ट टू सर्विस क्या है? आपकी कॉस्ट टू सर्विस क्या है? मतलब आपसे कोई फार्मर जुड़ता है तो पहले तो फार्मर जुड़े, मतलब फार्मर आपसे स्टार्ट से जुड़े, मतलब उसको अपने आप में एजुकेटेड होना चाहिए, और फिर उसकी कॉस्ट भी। ऐसा नहीं है, ये एकदम फ्री प्लेटफॉर्म है एडवाइजरी के लिए। अगर कोई किसान है उसको गेहूं में कोई प्रॉब्लम हो ऐसे पूछना चाहते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है, जुड़ने के लिए कोई चार्ज नहीं है। अगर वो कोई हमसे खरीदता है, क्या होता है कि आज गाँव के अंदर ओनली खाद बीज की दुकानें हैं, तो हमारा क्या मॉडल है कि ये डिजिटाइज मॉडल है। यहाँ हम लोग हमारे टाइअप्स रहते हैं, जैसे कि यूपीएल हो गया, बायर हो गया, ऐसी कंपनी से हमारे डायरेक्ट टाइअप्स रहते हैं। तो उनसे हम लोग माल लेते हैं, वहां पे हमारे स्टॉक पे, देन हम लोग फार्मर्स को अच्छी रेट में बेचते हैं और एडवाइजरी के साथ में बेचते हैं। अभी तक दुकान वाले क्या होते थे, कोई बीज बेच दिया, कितना किलो लगाना है उनको प्रॉपर आइडिया नहीं है, कैसे लगाना है आइडिया नहीं है। हमारे पास पूरे एग्रोनॉमी एक्सपर्ट्स हैं, तो वो लोग उनको आइटम बेचते हैं। तो ये ऐसा हो गया कि हम लोग अमेजोन है फार्मर्स के लिए, जहाँ उनको कोई भी आइटम मिलेगा, कोई भी एडवाइजरी मिलेगी। चलिए, हमारे साथ टीकम जी भी हैं। टीकम जी, आप एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जो कि हर आदमी से कहीं ना कहीं हर आदमी की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि कोविड के दौर में आप कैसे एक शक्ति बन के उभरे हैं? कोविड में सारी इमरजेंसी व्हीकल्स चल रहे थे और ड्राइवर को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ड्राइवर को प्रॉब्लम ये थी कि यदि गाड़ी में पंचर हो गया या उसके गाड़ी में कोई भी मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया, टायर बस्ट हो गया, तो उसको कोई भी शॉप अवेलेबिलिटी नहीं थी। बिल्कुल। और इमरजेंसी व्हीकल्स है, उसको टाइमली पहुंचना है, उसको डिलीवरी देनी है, तो उसके लिए हमारे पास फ्लीका सेंटर सर्विसेज अवेलेबल थी, जहाँ पे कि जो भी गोल्डन कॉरिडोर है वहां पे हमारे एवरी 30 किलोमीटर पे हमारे खुद के ऑथराइज सेंटर्स अवेलेबल है, विच इज फ्लीका सेंटर। फ्लीका सेंटर में टायर से रिलेटेड कितने सेंटर हैं? कहाँ पे आपका एरिया ऑपरेशन कहाँ है अभी? 500 प्लस फ्लीका सेंटर अवेलेबल है आज की डेट में। राजस्थान या ऑल इंडिया? ऑल इंडिया। ओके। सबसे अधिक कहाँ पर होंगे, किस शहर में है सबसे अधिक? ये नेशनल हाईवे पे हैं, ये किसी भी सिटी के इंटरनल पार्ट में नहीं है, क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल हाईवे पे ही ड्राइव होता है। ओके। तो नेशनल हाईवे में दिल्ली से बॉम्बे जाएंगे हर
30 से 40 किलोमीटर पे आपको फ्लीका सेंटर अवेलेबल मिलेगा, जहाँ पे कि ड्राइवर जाके उसको जो भी फैसिलिटी है वो सॉल्यूशन ले सकता है। यहाँ पे फ्लीका सेंटर में टायर के साथ साथ हम लोग पार्किंग स्पेस, ढाबा और वो फैसिलिटी भी है जहाँ पे वो रेस्ट कर सकता है। बाय द टाइम उसको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। चलिए, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट काफी चैलेंजिंग भी है। परेश जी, एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर हुआ है जो कि कोविड के दौरान अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो काफी कुछ चुनौतियां जिसने देखी हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन की बात करें तो सबसे अधिक बूम डिजिटल सेक्टर और एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन में आया है। तो आपने इस दौर का कैसे सामना किया, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है आप एक ऑफलाइन मोड में ऑपरेट कर रहे थे, तो फिर कैसे आपने स्विच ऑफ किया और अब बहरहाल अब क्या स्थिति है? तो आई थिंक एजुकेशन सेक्टर अभी इस साल की अगर हम 2020 की बात करते हैं, 3 बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा फंडिंग हुई है: एजुकेशन, हेल्थ एंड फूड। एंड यू नो दीज आर द प्राइमरी सेक्टर्स। और एजुकेशन में बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं इस साल के अंदर। सो आप देखोगे कि यू नो बायजूस व्हाइट हैट जूनियर का एक्विजिशन, अनअकैडमी का आकाश इंस्टीट्यूट का एक्विजिशन, ये 2 बहुत बड़ी डील्स हैं। और जो हो रहा है एजुकेशन इंडस्ट्री में वो बहुत ही रिमार्केबल है। जूम की जो शेयर प्राइसेस हैं वो अमेजिंगली सोर कर गई, यूजर्स मल्टीप्लायर में बढ़ गए। सो एवरीथिंग हैज चेंज बिग टाइम। कोर्सेरा, एडएक्स, जितने भी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं वो लास्ट 1 साल के अंदर उनके मल्टीप्लायर्स आर 4x 5x। तो इस बार तो ये पूरा कोविड ड्यूरेशन हैज बीन वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेटरी फॉर द एजुकेशन सेक्टर और बहुत अमेजिंग चीजें हुई हैं। राजेंद्र जी, आपने पिछले दिनों काफी फंड भी उठाया है बाजार से, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको फंड उठाने में आपको कितने आपके व्यक्तिगत प्रयास होते हैं, कितने सरकार के प्रयास होते हैं, और आपको बाकी लोग भी आपकी तरह बाजार में आके फंड उठा सकें और अच्छे स्टार्टअप ला सकें, इसके लिए सरकार को क्या मदद कर सकती है, सरकार को क्या करना चाहिए, बजट से क्या आप देख रहे हैं कि इस दिशा में काम हो? तो बजट से पहले काफी बड़ा जो अभी अनाउंसमेंट आया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1000 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड क्रिएट किया है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम जो 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड क्रिएट किया था, जिसका उन्होंने सिडबी को दे रखा था। और वो एक फंड ऑफ फंड था कि उन्होंने सिडबी को दिया, सिडबी बाद में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को दे रहा था जिसके थ्रू वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। नहीं तो ये जो फंड की घोषणाएं बार-बार होती हैं, ये हकीकत में भी अमल में आती हैं कि सिर्फ जो है ना ये घोषणाएं रहती हैं और जो है उसके बाद अगली घोषणा का इंतजार होता है? नहीं, ये जो सिडबी का फंड ऑफ फंड्स हुआ है ये एक्चुअल के अंदर स्टार्टअप्स में गए। आज इंडिया के जितने भी वेंचर कैपिटलिस्ट है उनमें से आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास कुछ ना कुछ अमाउंट सिडबी की तरफ से आया हुआ है, और सिडबी की तरफ से वही अमाउंट आया है जो गवर्नमेंट के 10,000 करोड़ के फंड ऑफ फंड से आया है। अब ये बात अलग है कि उस 10,000 करोड़ का कितना परसेंटेज आया है, उतना डीप में लाइक जितना भी परसेंट, लेकिन आज के डेट में जो परसेंट आया उससे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। इवन हमारे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जैसे हम लोगों ने 10 करोड़ का फंड अभी रेज किया था, जो हमारा राजस्थान बेस्ड फंड है, राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड, उससे हम लोगों ने उसमें हाफ अमाउंट था। तो वो भी ऐसे इन्वेस्टर जिनके पास सिडबी से ऐसे इंस्टीट्यूशन से फंड आया हुआ है। उसके अलावा आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का आज के डेट में नाम लोगे, जो भी नया इन्वेस्टर आ रहा है मार्केट के अंदर, सबके पास सिडबी से कुछ ना कुछ कमिटमेंट होता है। तो आई थिंक आज की डेट में अराउंड 100 और मे बी 200 ऐसे वीसीज है जिनके पास सिडबी का कुछ ना कुछ एक्स अमाउंट है, एंड उनका अमाउंट कम नहीं होता, लाइक 100 करोड़ 200 करोड़ 50 करोड़ ऐसे अमाउंट में वो लोग इनको देते हैं। तो गवर्नमेंट का स्टार्टअप्स के लिए काफी ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा है। इसके अलावा जो स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी है और जिसके थ्रू उन लोगों ने जिस तरीके से जिस स्टार्टअप वर्ल्ड को ही प्रमोट किया है और उसको अगर आगे वैसे ही प्रमोट करते जाएं, लाइक एक तो फंड हो गया, इसके अलावा इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स हो गया, बार बार काफी चैलेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि एक बार एग्रीकल्चर का एक ग्रांड हैकाथन टाइप में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें मैं भी एज ए मेंटर गया था। तो वहां पे उन्होंने स्टार्टअप्स को स्टार्ट लेके उनको मेंटरशिप देना और लास्ट में फंडिंग भी प्रोवाइड करना। इवन हम लोग अभी जैसे एक पूसा जो इंडिया का टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, वहां पे उनको उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए जैसे थोड़े दिनों पहले घोषणा हुई थी कि हर एक स्टार्टअप को 25 लाख का ग्रांट देंगे और फेसो कार्ड भी उसका एक पार्ट है। तो इस तरीके से काफी स्कीम्स आ रही हैं और इवन एग्रीकल्चर के लिए तो स्पेशली फोकस स्कीम आ रही है। तो मेरा इसमें यही है कि जिस तरीके से चल रहा है अब ये है कि जो आज 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड है उसका जितना परसेंट आगे आया है मार्केट में उसका डबल ट्रिपल और अगर मार्केट में आता है तो काफी अवेयरनेस होगी। और जो सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर हो गया या और भी एजुकेशन सेक्टर हो गया, कोई सेक्टर जो कि अभी तक अनटच था, जैसे एग्रीकल्चर बहुत अनटच था,
बट लास्ट 6-7 महीने में अराउंड लाइक $250 मिलियन की डील्स हो चुकी है अभी तक एग्रीकल्चर में। तो ऐसे पे और उनको फोकस करना चाहिए इस बजट में। बिल्कुल टीकम जी, राजन जी ने महत्वपूर्ण बात कही कि फंड की सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि स्टार्टअप को फंड मिले, लेकिन सबसे बड़ा जो किसी भी स्टार्टअप को ग्रो करने की जरूरत होती है वो है इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम सही नहीं मिलता है तो कोई स्टार्टअप फंड हो तो वो फंड भी जो है ना अल्टीमेटली सूख जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि स्टार्टअप को कि इकोसिस्टम की दिशा में बजट में किस तरह की घोषणाएं हैं, किस तरह की आप सरकार की ओर से इनिशिएटिव चाहते हैं आप? सरकार की तरफ से अभी कुछ इनिशिएटिव देखे हैं जो कि लॉजिस्टिक सेक्टर में है, क्योंकि ड्राइवर अवेलेबिलिटी नहीं है पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, और हर जगह कोई भी जो पहले ड्राइवर था वो अपने बेटे को ड्राइवर नहीं बनाना चाहता, एंड उसकी वजह से बहुत सारा लेकुना रह गया है। उसकी ड्राइवर की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती है, ड्राइवर ट्रेनिंग में बहुत सारे इश्यूज हैं। इसके अलावा भी मैकेनिकल ट्रेनिंग, बहुत सारे स्किल्ड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, जहाँ पे कि फोकस होना चाहिए। गवर्नमेंट फोकस भी कर रही है, कहीं लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसिल को उन्होंने इनिशिएट किया है, इसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए, क्योंकि लॉजिस्टिक में बहुत सारे रोजगार अवेलेबिलिटीज रहती है और सब लोगों का जुड़ाव है। आज कोई स्किल्ड में है तो वो जाके कहीं भी नौकरी कर सकता है, मगर जो अनस्किल्ड मैन पावर है, जो कि गांव में रहते हैं, अलग अलग उनका रूरल एरियाज में है, तो वहां पे उनको कैसे सपोर्ट दिया जाएगा, कैसे उनको बढ़ाया जाएगा, वो बहुत जरूरी है। हमने आज की डेट में यदि 500 सेंटर बनाए हैं और हर सेंटर पे 2 मैन पावर है, तो मतलब 1000 लोगों का इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, और उनको हमने फैसिलिटी दी है, उनको मोबाइल एप्लीकेशन की ट्रेनिंग दी है, बताया है कि इसकी वजह से आपका ये बढ़ेगा, और हम नए नए फीचर्स लेके आ रहे हैं। वहाँ ड्राइवर की एंगेजमेंट कर रहे हैं, ड्राइवर रोड सेफ्टी, बहुत सारे कंपोनेंट है जिसको जोड़ के बढ़ाना चाहिए, और गवर्नमेंट इसकी तरफ आई थिंक फोकस किया। और आगे वाले बजट में लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पे कि उसको आगे लेके जाना। ट्रांजेक्शन अभी बढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़े हैं, तो लॉजिस्टिक का ड्राइव जो इनिशिएटिव है वो बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल परेश जी, आपको डायरेक्शन में काम होना चाहिए उस पर। कोरोना महामारी के बाद पहला बजट, क्या अर्थव्यवस्था का बैठेगा संकट? कीजिए पड़ताल पत्रिका के साथ। आम बजट 2021-22 का पूरा कवरेज और विश्लेषण सिर्फ पत्रिका टीवी पर। फेक न्यूज भी कोरोना की तरह हो रही है फास्ट वायरल। फेक न्यूज के मायाजाल में फंसकर उन्हें अंधाधुंध शेयर किया जा रहा है, जिससे भ्रांतियां फैल रही हैं। सूचना व जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स न्यूज़पेपर है। के लिए हमारी पूरी टीम वर्क फ्रॉम होम कर रही है, ताकि आप तक पहुंचे प्रामाणिक खबरें। पत्रिका ने केंद्र व राज्य सरकारों के निर्देश अनुरूप प्लांट व कार्यालय को सैनिटाइज करवाया। तो आपको क्या लगता है, सरकार का जो स्टार्टअप को प्रमोशन रहता है वो सिर्फ जिसको कहते हैं लिप सर्विस रहता है, या सरकार सचमुच में आगे जाके काम करने के इच्छुक है? लिप सर्विस के आगे भी राजस्थान सरकार को की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, और किस दिशा में आपको लगता है कि बजट जाए, कि बजट में क्या घोषणा आप देखना चाह रहे हैं? ओके, सो 2 पार्ट्स हैं, एंड आई थिंक मतलब मैंने पिछले 7-8 सालों में पूरा ट्रांजिशन देखा है, जिस तरह से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ है सेंट्रल लेवल पे। आई थिंक जो स्टार्टअप का वर्ड है वो अपने आप में पॉपुलराइज करा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आई थिंक एक बहुत बड़ी चीज है जो किसी को पता नहीं था, पहले कोई स्टार्टअप नहीं बोलता था, और हम आई बिलोंग टू द कम्युनिटी, पुरानी वाली कम्युनिटी, जहाँ पे हम स्टार्टअप को अलग तरह से देखते थे, और एक बहुत छोटी सी नीश कम्युनिटी हुआ करती थी। आज हर एक जना नया बिजनेस खोलता है, वो अपने आप को स्टार्टअप बोलता है। तो गवर्नमेंट ने उसको पॉपुलराइज किया। मैं आई थिंक उसके लिए बहुत खुशगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ कि ये हुआ। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने काफी बड़ी बड़ी पॉलिसी के अनाउंसमेंट्स करे, राइट, और कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी करी। सो आई थिंक पॉपुलराइज करना, एलिमेंट्स डालना, फंड डालना, काफी सारे हैकाथॉन्स, काफी सारे इवेंट्स, काफी सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज, ये सब कुछ हुआ।
द प्रॉब्लम इज कुछ मिसेस भी हैं, तो हमने ओवर प्रॉमिस किया बट टाइम बहुत लग गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 2019 में गवर्नमेंट ने बोला कि एक स्टार्टअप एक्सचेंज डाला जाएगा। वो स्टार्टअप एक्सचेंज में 1 साल के अंदर केवल 4 स्टार्टअप लिस्ट हुए। आज तक उस स्टार्टअप्स में केवल 8-9 स्टार्टअप्स आए हैं, वहां पर स्टार्टअप्स ही नहीं लिस्ट हो रहे। तो देयर आर प्रॉब्लम्स इन दैट स्टार्टअप एंटायर प्रॉब्लम। सिमिलरली जैसे हमारी टैक्सेशन पॉलिसी, वजह क्या है, क्यों नहीं हो रहा है लिस्ट उसमें? क्योंकि इसकी लिस्टिंग नॉर्म्स बहुत डिफिकल्ट है। अब प्रॉब्लम है कि स्टार्टअप एक ऐसा एलिमेंट है, अब जैसे नॉर्मल आप किसी बिजनेस को लिस्ट करते हैं तो उसमें प्रॉफिट होना जरूरी है, उसकी 2 साल की टर्नओवर होना जरूरी है। अब वैसी रिक्वायरमेंट्स आपने अगर स्टार्टअप्स के लिए डाली तो स्टार्टअप तो बहुत छोटे होते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, जल्दी मरते हैं, जल्दी वापस पैदा होते हैं, उनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। तो उनके लिए वो लाइफ स्पैन छोटा करना जरूरी है फ्रॉम अ स्टार्टअप एक्सचेंज एंगल। आपको उनको बहुत अलग तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। आप बोलोगे 2 साल तक प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट स्टार्टअप के पास अगर होता तो फिर ये सारी एग्जाम्पशंस और ये सारी सपोर्ट की जरूरत ही क्या पड़ती। सो वो रेगुलेटरी नॉर्म्स वर्ल्ड के अंदर अलग है, और हमारी कंट्री में अभी तक सेबी के जो रेगुलेशंस है लिस्टिंग के वो काफी स्ट्रिंजेंट है, तो वो धीरे धीरे कम होंगे। सिमिलरली जैसे टैक्स रिलीफ है, अब टैक्स रिलीफ अगेन एट अ सेंट्रल लेवल अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने पहले एंजल टैक्स, और एंजल टैक्स को ठीक करते करते ही हमको 5 साल लग गए। मतलब 5 साल तक तो डिबेट होती रही एंजल टैक्स कितना रखे हैं, कितना हटाएं, 30% तो टैक्स लगता है, अभी भी हमारे उसमें काफी बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम है जीएसटी। ना जीएसटी पे आप ये सोचिए कि जीएसटी में इनपुट टैक्स रिलीफ होता है। स्टार्टअप को टैक्स तो देना पड़ रहा है अगर वो किसी से कुछ प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, बट उनको इनपुट रिलीफ नहीं मिलता क्योंकि उनका उतना टर्नओवर नहीं है इस समय पे। तो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम, उसकी वजह से स्टार्टअप्स को ग्रो करने में प्रॉब्लम होता है। फंडिंग के एंगल से बात करते हैं, गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली थी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। नाउ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स के लिए, जिसके थ्रू एग्जाम्पशंस और ये सारी चीजें मिलती हैं। नाउ इस पॉलिसी के अंदर भी आपको एंजल होने के लिए 25 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट चाहिए। आपके एलआईसी और बाकी सब पेंशन फंड इसमें अभी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। तो सारा जो डोमेस्टिक फंडिंग है अभी स्टार्टअप्स का, वो इंडिया से आ ही नहीं रहा है, सब की सब इंटरनेशनल फंडिंग है, मेजॉरिटी इंटरनेशनल फंडिंग है। राजन जी, तो इसमें एक बहुत सारी चीजें तो परेशी ने से कवर किया है। इसके अलावा एक चीज और होता है, क्या है कि अपने यहाँ पे स्टार्टअप में एक सिस्टम रहता है कि हम जो अपने अर्ली एम्प्लॉयज रहते हैं उनको एक ESOP करके देते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। इसके अलावा क्या होता है कि अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस हम एम्प्लॉय को दे देते हैं, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, कैपिटल गेन टैक्स करके। जैसे बहुत बार क्या होता है कि मान लो एम्प्लॉय को उसका इक्विटी कन्वर्ट हो गया, बट क्या होता है कि स्टार्टअप्स देते हैं उसको ESOP तो दे दिया, ESOP मतलब उसको कुछ इक्विटी तो मिल गया, कंपनी में नंबर ऑफ शेयर मिल गया, लेकिन उसको उसका कन्वर्ट करना, मतलब उसको बेच के निकलना, पैसा लेके निकलने में लग जाते हैं 7-8 साल। बट गवर्नमेंट ने ऐसा कर रखा है कि जिस दिन उसको शेयर इश्यू हो गए और वो जिस वैल्यू के हैं, तो उस पर जो 20-30% टैक्स बनता है उसको उस दिन देना है। इस पे भी अभी काफी बहस चल रही है, काफी सजेशंस भी गए हैं। जैसे एंजल टैक्स का उन लोगों ने काफी उसमें सही कर दिया, लेकिन उसके बाद अब जो कैपिटल गेन है, जो टैक्स है, जो कंपनीज में होता है, स्टार्टअप्स में भी अभी भी सेम रूल है। तो आई थिंक उसका जो रूल है कि अगर आपको शेयर मिल भी जाता है तो जिस दिन वो शेयर आपके वेस्ट होके आपको पैसा मिल रहा है, अगर बाईबैक हो रहा है या मे बी IPO से हो रहा है, तो इसमें एग्जम्पशन होना चाहिए कि उस टाइम पे उसका टैक्स बने, उसका आज ही टैक्स ना बने। इससे क्या हो जाता है कि एम्प्लॉयज को बहुत दिक्कत हो जाता है, वो छोड़ के जाते हैं, उनके पास मान लो किसी के पास 1 करोड़ के शेयर हो गए, 30% तो 30 लाख तो आज के डेट में टैक्स बन गया, बट उसको पैसा कब मिलेगा 1 करोड़, जब कंपनी उसके शेयर खरीदेगी। तो फिर 30 लाख कहाँ से देगा? इस वजह से कंपनी, उनको एम्प्लॉयज को बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको सस्ते में शेयर बेचना पड़ता है कंपनी को। तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया जो कि टैक्स साइड में करना चाहिए। इसके अलावा आई थिंक थोड़ा सा स्टार्टअप जैसे फंड ऑफ फंड क्रिएट किया है। इसके अलावा कुछ डायरेक्ट भी, जैसे एग्रीकल्चर में उन्होंने डायरेक्ट फंड किया, यूनिवर्सिटीज को दे दिया, जिसके थ्रू स्टार्टअप्स में जा रहा है, या कुछ जैसे उन्होंने ये अटल इनोवेशन लैब्स और समथिंग लाइक दैट, उसमें उन्होंने दिया है। बट हर के टिकट साइज क्या है, 20 लाख 50 लाख ऐसे है। एक बीच का रेंज अभी भी बच गया जो 50 लाख से लेके लेट से 4-5 करोड़ है, वहां पे उनको एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी देखना चाहिए, जिसमें अभी उन लोग गवर्नमेंट ने क्या किया है कि नाबार्ड को जैसे एक एग्रीकल्चर फोकस फंड बनाया है, तो नाबार्ड को अराउंड 500 करोड़ है जो स्टार्टअप्स में उनको इन्वेस्ट करना है वो डायरेक्टली। तो इस तरीके से भी उनको डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को वो दे सकते हैं कि उसमें वो डायरेक्टली देन दे कैन इन्वेस्ट। So मेरी तरफ से these are the like main point। स्वतंत्र जी, the limit is 25 करोड़, 25 करोड़ की करंट लिमिट है, जो आप अभी एंजल टैक्स जितना एग्जाम्पशन का लिमिट है वो 25 करोड़ का है। तो उससे ऊपर एक्सपेक्टेशन इसकी इसको 50 करोड़ करा जाए, एंड जिससे कि ज्यादा अच्छे इन्वेस्टमेंट्स और बड़े साइज के इन्वेस्टमेंट्स स्टार्टअप्स में आ सके। बिल्कुल। और टिकम जी, जो आत्मनिर्भर भारत योजना है सरकार की, उसमें आपको स्टार्टअप की आप क्या भूमिका देख रहे हैं, और उसको देखते हुए आपको क्या चाहते हैं कि बजट में किस तरह की
आपको अपेक्षाएं हैं कि घोषणाएं की जाएं? आत्मनिर्भर भारत में हम लोग अभी ऑलरेडी जब इतना एम्प्लॉयमेंट, मैं फ्लिका को यदि देखता हूँ तो हमने ऑलरेडी इतने सारी जगह पे जाके फ्लिका सेंटर डेवलप किए हैं, उनको खड़ा किया है, उनके ऊपर लर्निंग डेवलपमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन, उनको मार्केट प्लेसिंग देना, उनको बताना, वो सारा किया है, मगर उसका बेनिफिट नहीं होता है। मतलब एज ए स्टार्टअप वी आर जस्ट इन्वेस्टिंग अ मनी देयर, क्योंकि वहां पे पब्लिक फंड होना चाहिए जहाँ पे कि वो उसको सपोर्ट करे, उसको आगे बढ़ाए, नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग में लेके जाए, उनकी स्किल डेवलपमेंट करे, उनका अवेयरनेस कैंपेन रन हो। हमारे पास जैसे आज ESI PF का एक बहुत बड़ा वर्किंग है, मेरे पास जो टीम है आज की डेट में 150 लोग हैं, तो यहाँ पे ESI PF का, उसके बाद में ट्रेनिंग जो मैं, क्योंकि जो भी मेन पावर हम लोग लेके आते हैं स्किल डेवलपमेंट में, और उसके बाद में हम उनको ट्रेनिंग देते हैं 2 से 3 महीने की, उसके बाद में उनको ले जाके ग्राउंड लेवल प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, देन उसको लाइव वर्किंग करता है, तो 3 से 4 महीने का तो कॉस्ट हमारा ही लगता है, और उसके बाद में भी वो फ्लक्चुएट होता है, शिफ्टिंग होती है, शफलिंग होती है, बड़ी कंपनी आती है उसको लेके जाती है, तो बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हैं जहाँ पे कि हमको वहाँ सपोर्ट चाहिए लर्निंग डेवलपमेंट में, टैक्स का इनपुट चाहिए, टैक्स की क्लैरिटी नहीं है। जैसे आज यदि मैं किसी प्रोडक्ट में 28% का टैक्स है और यदि मैं उसको इधर सर्विस सेक्टर में ले जाके बिल करता हूँ तो मेरे को क्लैरिटी नहीं होती है कि मेरे को 28% लगाना है या मेरे को 18% का टैक्स वहां पे देना ही देना है। स्टिल वी आर सेइंग कि वो 18% के सर्विस में आना चाहिए, क्योंकि वी आर पुटिंग अ सर्विस। सो सम ऑफ द प्लेसेस बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारा अवेयरनेस और स्टेप लेने की जरूरत है इस पूरे एंगल में। तो ओवरऑल अगर हम 2021 को देखें तो 2021 में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि 2021 में, जैसे पिछले साल मतलब 2020 में 10 अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट आया, तो 2021 में आपको कितना उम्मीद है कि कितना हमारे पास, और डील, लेकिन जहां तक मैं जानकारी है डील ज्यादा हुई है, इन्वेस्टमेंट कम आया है? नहीं, डील भी कम हुई है। सो इनफैक्ट डील का नंबर और कम, मैंने देख रहा था कि शायद डील 20% ज्यादा हुई पिछली बार से, अब जो भी है 2019 में ज्यादा थी, 2020 में कम हो गई डील्स टोटल। ओके, इवन अगर डिफरेंस भी देखें, कम हुई है, अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर हुई है, बाहर से फंड भी आया है, एंड दे आर आल्सो एक्सप्लोरिंग। जैसे आज यदि फ्लिका में है तो फ्लिका में ब्रिजस्टोन टायर ने फंड डाला यूरोप से, और वहां से उन्होंने पूरा एक्सप्लोर करके फंडिंग फ्लिका में दी है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, हब है, बस प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसका शोकेसिंग नहीं है, और राइट प्लेस राइट पर्सन से मीटिंग नहीं है। इफ यू डू दैट डेफिनेटली दे आर रेडी टू इन्वेस्ट। परेश जी, इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो है ना, हमारे पास संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन राइट प्लेस, राइट प्रेजेंटेशन और राइट अपॉर्चुनिटी, मतलब कहाँ नॉक करना है, वो आपको, उसमें क्या सरकार भूमिका निभा सकती है? क्योंकि हमारे पास अब बहुत कम समय बचा है। संक्षेप में ओके, देखिए 3-4 बड़े सेक्टर्स हैं जिसको गवर्नमेंट को एक्सेलरेटर्स बनाने चाहिए, और मुझे लगता है कि जो फ्यूचर है उसमें टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ये लास्ट ईयर के प्राइमरी सेक्टर्स थे, और ये अभी अगले साल और कंटिन्यू करेंगे, बहुत क्लियर है। तो ये अभी प्राइमरी सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट को इसके छोटे छोटे एक्सेलरेटर्स बनाने चाहिए, जिसके अंदर वो सिलेक्टेड स्टार्टअप्स को ले, उनको ढंग से प्रमोट करे, और सारी स्टार्टअप फंड। तो आई थिंक मुझे लगता है ये एक बेस्ट तरीका होगा गवर्नमेंट को नेक्स्ट वेव में जाने के लिए। राजन जी, आपको क्या लगता है कि जो है कहाँ, मतलब प्लेटफॉर्म, सही प्लेटफॉर्म मिल जाए आपको, कैसे अधिक बेटर फंड मिल सके, जैसा कि टीकम जी ने कहा, उसके लिए उस दिशा में सरकार क्या कर सकती है? आई थिंक सरकार सेंट्रल पे जो करती है उनको कुछ ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए स्टेट पे भी एग्जैक्टली वो सेम चीज इंप्लीमेंट हो जाए। अभी बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है, सेंट्रल बहुत सारी चीजें कुछ कर देती है, गवर्नमेंट सेम गवर्नमेंट है तो हो जाता है, अदरवाइज डिफरेंट गवर्नमेंट नहीं होता है। तो आई थिंक एक तो सबसे बड़ा है कि उनको डायरेक्ट पॉलिसी बनानी चाहिए स्टार्टअप्स के लिए, उसमें कहीं पे भी या तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं आना चाहिए, आए तो दे शुड बी बाउंड टू इम्प्लीमेंट जो भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। उसके अलावा जैसे अभी चल रहा है कि CSR फंडिंग है, उसके लिए भी सबको बाउंड, थोड़ा बड़ी कंपनी जो कि आपको स्टार्टअप्स में फंड एज ए CSR फंड स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा सकता है, और वो भी चीजें डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। सो दीज आर द सजेशंस। और जो सेक्टर्स हैं जो कि अभी तक अनटच है, उन पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना चाहिए। आज ई-कॉमर्स को आए हुए 10-15 साल हो गए, अब जो एग्रीकल्चर, हेल्थ, रूरल हो गया, Tier 2, 3, 4 सिटीज है, उनके लिए भी फोकस करना चाहिए। इवन लाइक एजुकेशन के अंदर अब स्टार्टअप्स का चैप्टर स्टार्ट पूरा डिटेल में होना चाहिए, कैसे कंपनीज बिल्ड करे, एक पूरा करिकुलम होना चाहिए जिससे कि उनको तभी आत्मनिर्भर बन पाएगा।
बिकॉज इतना बड़ा कंट्री, इतनी बड़ी इकोनॉमी आत्मनिर्भर बनने के लिए जो स्टार्ट एनईपी है, एनईपी में स्टार्टअप के ऊपर कुछ एजुकेशन भी होना चाहिए एनईपी में, ताकि स्टार्टअप कैसे एस्टेब्लिश करें उस दिशा में भी कुछ काम करना चाहिए कि तो गवर्नमेंट इज अलाउइंग दैट। मतलब अब तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने बोल दिया मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि अब आप वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ाइए और एकदम रियलिस्टिक रियल लाइफ सब्जेक्ट्स पढ़ाइए, और स्किल बिल्डिंग पे सबसे ज्यादा वोकेशनल कोर्सेज और स्किल बिल्डिंग सबसे बड़ा फैक्टर होगा एनईपी के अंदर, जहां पर गवर्नमेंट बोल रही है आप केवल रियल लाइफ स्किल बेस्ड कोर्सेज चलाइए। सारी यूनिवर्सिटीज को यही बोला जा रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी मतलब कोडिंग टेक्नोलॉजी कंपलसरी करिए और पूरी एजुकेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी कर दीजिए, जहां पे बच्चा कुछ भी ले, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े और फिर उसको मूव करके बिजनेस क्रिएट करे। सभी लोग स्टार्टअप से हैं, तो स्टार्टअप के बारे में कभी की सवाल भी उठते हैं। जैसे आपने कहा कि स्टार्टअप के बहुत सारे आए हैं, जैसे बाइटेड जूनियर एक स्टार्टअप आया है, उसमें लगातार सवाल भी उठ रहे हैं उसके ऊपर। मैंने देखा फोर्ब्स मैगजीन में एक सवाल, अभी एक आर्टिकल देखा फोर्ब्स मैगजीन में, कि उन्होंने कहा कि स्टार्टअप की उसकी जो ना उसके बारे में जो भी कहा जाता है उसको सोशल मीडिया से बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह की सवाल भी उठ रहे हैं क्या? आपको लगता है कि इस तरह के सवाल को कैसे सामना करेगी आप लोगों की कम्युनिटी? देखिए, आई थिंक मेरा आंसर तो बहुत सिंपल है कि ये केवल स्टार्टअप का केस नहीं है, ये सबका केस है। क्यों मैगी के साथ नहीं हुआ क्या? मैग्नीशियम मतलब हम बोल रहे हैं वहां पे भी प्रॉब्लम है। आप कोई भी सेक्टर उठाइए, हम बोलते हैं नींबू की शक्ति, फिर उसमें हम एंड में स्टार मार्क करके बोलते हैं नहीं इट इज ओनली इंडिकेटिव। तो ये ऐसा कोई नहीं कि केवल बात है कि अब स्टार्टअप के पास पैसा तो वो भी कर रहे हैं। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि सही है, वो गलत है, एक्चुअली गलत, रॉन्ग मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। और इनफैक्ट गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है इस टाइम पे, जहां पर उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर ये बहुत क्लियर बोला है कि अगर आपने गलत मार्केटिंग करी है तो आप इमीडिएटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाकर के और क्लेम कर सकते हैं, और उसके क्लेम्स मिल रहे हैं लोगों को। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, और उसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट अपने आप ठीक होने लग गए। तो यस, स्टार्टअप्स गलत कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि स्टार्टअप नहीं कर रहे, बट बाकी सब भी कर रहे हैं। तो जैसे पैसा आता है, जैसे फंडिंग बढ़ती है और लोगों को अग्रेसिवली ग्रो करना होता है, तो ऐसे लास्ट क्वेश्चन सबसे एक कि आपको क्या उम्मीद है 2021 में कितना फंड आने वाला है भारत में, और क्या सबसे बड़ा अपेक्षा क्या है? एक अपेक्षा क्या है सर, जल्दी? So 10 times I think whatever we got from the 2020, like 10 times from there, and multiple investment with the different thought, and manufacturing में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। The new sector is अपेक्षा क्या है आपकी? सबसे बड़ी अपेक्षा क्या है बजट से? I think repeat it, क्या है सर? बजट से सबसे बड़ी अपेक्षा क्या है आपकी? एक सर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा कुछ इनिशिएटिव होना चाहिए, और जो सर्किट डिजाइन, सेंसर डिजाइन, और ये जो हमारा कोर जो अभी लेकुना है, उसको कहीं ना कहीं प्रमोट होना चाहिए, एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसका वर्किंग होना। तो इसमें यह है कि उनका सबसे बड़ा फोकस लाइक अबाउट द फंडिंग, अभी इंडिया में $10 बिलियन का हुआ है, यूएस में $166 बिलियन का इस साल फंडिंग हुआ है। तो एटलीस्ट जो गैप है वो कम होना चाहिए, अगली बार अराउंड 30-40 तक पहुंचना चाहिए, बिकॉज यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स है और बड़े राउंड अब आने वाले हैं। और बजट से ऐसा है कि इनको फोकस करना चाहिए उस सेक्टर्स पे, एग्रीकल्चर में बहुत सारा ऊपर नीचे चल रहा है, तो ऐसे सेक्टर्स पे और एक्स्ट्रा फोकस करना चाहिए, जिसमें देख रहे होने वाला भी है। तो मेरा फोकस होगा कि डोमेस्टिक फंडिंग होनी चाहिए इंडिया में। तो इंडिया के इन्वेस्टर्स एफडी में पैसा ना डालें, बाकी जगह पैसा ना डालें, स्टार्टअप में पैसा डालें, एंड उसका अमाउंट ऑफ कोर्स एज टीकम एंड स्टार्टअप में पैसा डूबा तो क्या होगा? तो इतना रिस्क ये मतलब डाइवर्सिफाई करिए अपना पोर्टफोलियो। तो 50 स्टार्टअप में डालेंगे तो एक तो यूनिकॉर्न बनेगा ही, और इंडिया शुड 50 मोर यूनिकॉर्न्स। आपका मतलब सरकार को उसके लिए कुछ बजट में कुछ प्रयास करना चाहिए कि लोग रिलायबल स्टार्टअप विश्वास कर सकें। एब्सोल्युटली मेरे साथ तो स्टार्टअप एक्सचेंज सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए, जिसको स्टार्टअप एक्सचेंज बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, वो करना एब्सोल्युटली इसको प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल। तो हमने देखा कि हमारे जो स्टार्टअप उद्यमी हैं वो पूरे उत्साह से भरे हुए हैं, और 2021 को उन्हें लगता है कि एक नया सुबह, नया सवेरा होने वाला है स्टार्टअप की दुनिया में। आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जो बजट होगा वो जिस तरह की वित्तमंत्री ने कहा है कि ना भूतो ना भविष्य किस्म का भविष्य होगा, वो सबसे अधिक स्टार्टअप को उस दिशा में प्रयास उसमें देखने को मिले। आप सभी जुड़े चर्चा में। नमस्कार।